बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पाठ्य पुस्तक के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। कैसे पता करें कब क्या हुआ था, यानी इतिहास जानने के स्रोत। तो बच्चों, इतिहास का मतलब होता है हमारा बीता हुआ कल। जो हमारा कल बीत गया, चाहे वो सैकड़ों वर्ष पहले का हो, 10,000 साल पहले का हो, उसका हम अध्ययन करते हैं, जिसमें हम उस समय की संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के साथ ही साथ जो भी वहाँ के रहन सहन होते हैं उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो इसका हम पता कैसे लगाते हैं? तो इसके लिए हमने एक इतिहास खिड़की बनाई है, जिसमें पहले समूह द्वारा इतिहास खिड़की को खोला जाएगा। पहले इतिहास खिड़की खोली जाएगी। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण पुरातत्व एक अंतिम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अंतर्गत खुदाई से प्राप्त सिक्के, अभिलेख, खंडहर व स्मारक आदि की गणना की जाती है। किसी भी जाति की सभ्यता का इतिहास प्राप्त करने का पुरातत्व एक प्रमुख साधन है। पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी के समीप उत्खनन कर जो पुरातात्विक सामग्री प्राप्त की, उसी सामग्री के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगरों की कहानी लिखी गई है। अतः हम कह सकते हैं इतिहास का पुरातत्व से काफी ज्यादा घनिष्ठ संबंध है। तो बच्चों, आपने देखा कि हम लोगों ने पुरातत्व को समझा। अब दूसरे समूह द्वारा दूसरी खिड़की खोली जाएगी और उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। के स्रोत के बारे में, अर्थात इतिहास को हम किन किन माध्यम से जान सकते हैं। तो आइए आज हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। इतिहास को जानने के कई तरीके हैं, जैसे पुराने ग्रंथ, शिलालेख, खुदाई से प्राप्त अवशेष, स्मारक, भवन, बर्तन, औजार, हथियार, चित्र, सिक्के एवं यात्रा स्मरण। हम पुरानी बातों के बारे में इनसे जान सकते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे शिलालेख के बारे में। जब मनुष्य लिखने लगा तो उसने अपनी बात पत्थर पर खोद कर कही, जिन्हें हम शिलालेख कहते हैं। शिला का अर्थ होता है पत्थर। तो इसी तरह पत्थर पर खोद कर लिखी गई बातों को शिलालेख कहा जाता है, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं। दूसरा है स्तंभ लेख। स्तंभ का अर्थ होता है खंबा। तो हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि खंभों पर लिखी गई बातें। ये खंबे पत्थर, लोहे या लकड़ी के होते थे। पत्थर, लोहे या काष्ठ के स्तंभों पर लिखी गई बातों को स्तंभ लेख कहा जाता है। उसी तरह से भोजपत्र एवं ताड़पत्र। भोजपत्र विशेष प्रकार के पत्रों पर रंग या स्याही से लिखी गई बातों को भोजपत्र या ताड़पत्र कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, यह भोजपत्र है और यह ताड़पत्र है। उसी तरह ताम्रपत्र लेख। ताम्र का अर्थ होता है तांबा। तांबे के पत्रों पर खोद कर लिखी गई बातों को ताम्रपत्र लेख कहते हैं। यह सारी चीजें हम अपने आसपास किसी भी संग्रहालय में जाकर देख सकते हैं। बच्चों, यह बातें पाली या प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। यह लिपि अब व्यवहार में नहीं लाई जाती और इसे हम पढ़ भी नहीं सकते। इसे सभी लोगों के लिए पढ़ना बहुत कठिन होता है। इसीलिए इन भाषाओं को इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता पढ़ते हैं। इतिहासकार किन्हें कहते हैं? जो इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं
जो इतिहास का पता लगाते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं और पुरातत्ववेत्ता उन्हें कहते हैं जो पुरानी बसाहटों को खोदकर उनके बारे में तथ्यों का पता लगाते हैं। अर्थात जो पुराने भवनों, पुरानी बसाहटों को खोदकर उनके बारे में सच्चाई, उनके बारे में पूरी जानकारी जुटाते हैं, उन्हें पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारे आसपास की बहुत सी पुरानी चीजें जिस पर धूल व मिट्टी की तह जम गई है, जो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे बहुत से पुराने भवन, नगर और कई सारे मंदिरें भी, वस्तुएं बाढ़ और आंधी तूफान या भूकंप के कारण मिट्टी में दब जाती हैं। तो पुरातत्ववेत्ता उन्हें खोदकर फिर से दुनिया के सामने लेकर आते हैं और उनके बारे में जानकारी देते हैं। बच्चों, पुराने भवन, महल, मंदिर, किले आदि भी हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। पुराने भवन हमको उस समय की भवन निर्माण कला, अर्थात घर कैसे बनते थे, किस तरह के होते थे, किस तरह की चीजें उपयोग की जाती थी, इन सभी के बारे में जानकारी देते हैं। इसी प्रकार पुराने सिक्के, औजार, बर्तन और आभूषण, अन्य वस्तुओं से भी हम इस समय के लोगों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। और बच्चों, पुराने ग्रंथ भी हमें उस समय के समाज, नगर, रीति रिवाज के बारे में बहुत सी जानकारी देते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, कुरान, गीता, बाइबल आदि। बच्चों, जैसे हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो वापस आकर हम उस जगह के बारे में अपने मित्रों से चर्चा करते हैं। हम उनके बारे में अपनी यात्रा का वर्णन करते हैं कि हमारी यात्रा कैसी रही। उसी प्रकार बहुत से विदेशी यात्रियों ने हमारे देश की यात्रा की और बहुत से यात्रा वृत्तांत लिखे। उन्होंने यात्रा का वर्णन किया। उन यात्रा वृत्तांत से भी हमें हमारे देश के बारे में और इतिहास के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। तो बच्चों, आज आपने जाना कि कौन कौन से स्रोत है जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। लेकिन इतिहास जानना जरूरी क्यों है? वर्तमान को समझने के लिए भूतकाल की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इतिहास बड़ा ही रोचक और रोमांचक होता है और यह हमारे विकास की कहानी हमें कहता है। हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ इतिहास से पढ़कर ही जान सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि हमारी आज की उन्नति के पीछे हमारा लंबा और महान अतीत छुपा हुआ है। तो हम लोगों ने 2 खिड़कियों का खोल के उसका बाकायदे हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। अब हम लोग तीसरी खिड़की खोलते हैं। तीसरी खिड़की हमारी कॉन्सेप्ट मैपिंग पे आधारित है। उसके लिए बच्चों, वो भी अगर कितना हो जटिल पाठ हो, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो उसको हम लोग खोलते हैं और उसको विस्तार से समझते हैं। आइए बच्चों, हम लोग कॉन्सेप्ट मैप को समझते हैं। सबसे पहले हम मुख्य शीर्षक को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कैसे पता लगाते हैं। इसको हमने 3 हिस्से में बांटा है, जो क्रमशः पूर्व ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री अनुपलब्ध है, जबकि आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री तो उपलब्ध है किंतु वो अपठनीय है, उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री और पुरातात्विक स्रोत दोनों उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार से हम इस पाठ को आसानी से पूरा कर लेते हैं और इसको समझ भी पाते हैं। तो इस प्रकार से हम कॉन्सेप्ट मैपिंग द्वारा आसानी से इस पाठ को पढ़ सकते हैं। बच्चों, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पुरातत्व क्या है, इतिहास क्या है, इतिहासकार क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग छोटी सी गतिविधि करते हैं। इसके लिए आप लोग समूहों में बैठे हुए हैं पहले से ही। तो हम लोग एक गतिविधि करने के पहले एक वीडियो देखते हैं जिसमें बच्चे कुछ गतिविधि, कुछ क्रियाकलाप कर रहे हैं। उसको हम देख के सीखने का प्रयास करते हैं। उसी आधार पर फिर हम गतिविधि शुरू करेंगे। देख रहे हो, ये पुराने घर में मिले हैं। उसमें कौन रहते थे ये तो पता नहीं है। जब मैं वहाँ गया
तब ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ मिली जो यहाँ रखी हुई हैं। इसे आप देखिए, एक एक चीज़ ध्यान से देखिए। जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सोचिए कि कौन वहाँ रहते थे, क्या करते थे, कैसे वो जीवन यापन करते थे अपना। उसके आपको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आपके पास सामान है, 10 मिनट आपके पास समय है। 10 मिनट के बाद आप ये सब चीज़ें देखिए और फिर हमें बताइए। ये तो शिवलिंग है, ये लोग जरूर शिव की पूजा करने वाले होंगे। ये लोग गरेड़िए भी तो हो सकते हैं। क्या सिर्फ पूछी जाती कि ब्राह्मण पहन सकते हैं इसको? क्या तुम्हें पता है ये किस लिए इस्तेमाल होता था? ये क्या है? ये तकली है। ये ज़रूर 200 साल पुराना होगा। ये भी बहुत पुराना है। अब इस तरह की चीज़ें ये लोग नहीं बनाते। 500 साल से भी ज़्यादा पुराना। वो भेड़ें ज़रूर घास खाती होंगी। यह एक बहुत पुरानी अंगूठी है। ये माँ के पैर की बिछिया होगी। ये जरूर उसकी पति उसके लिए खरीद के लाए होंगे। यह एक पवित्र लिंग पत्थर है। तुम में से कोई इसे अच्छे से पकड़ो। क्या होगा यदि अगर तुम इसे छू लोगे तो? तुम इसे मुझे दो। माँ ने इसे पहना होगा। यह कितना पुराना है? ये भी 500 साल पुराना हो सकता है। इसे ऐसे रगड़ो। यह ज़रूर 50 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ये संकर गेहूँ है। ये तो ज्वार है। एक दादी माँ इस घर में रहती थी। ये लोग ज़रूर खेती करते होंगे। ऐसा क्या देखकर तुम्हें लगा कि वो लोग खेती करते होंगे? क्योंकि इस घर में ज्वार और गेहूँ मिला तो इसका मतलब है कि ये लोग खेती करते होंगे। तुमने गेहूँ ज्वार और संकर ज्वार देखे? तो तुम कह सकते हो कि वे खेतों में काम करते थे। यह भी तो हो सकता है कि वो एक धनी जमींदार हो और उनके पास अपने बैल हो। लेकिन कुछ जमींदारों के पास अपने बैल नहीं होते, तो शायद उनके पास अपने बैल नहीं थे और उनके पास अपनी बैलगाड़ी भी नहीं होगी। बिना खेती किए उनके पास गेहूं, ज्वार और हरे चने का भंडार था। वे लोग गरीब भी हो सकते हैं। हो सकता है उन्होंने अनाज यह कहकर उधार लिया हो कि हमें कुछ अनाज खाने को दो। इस घर के लोग ऊंची जाति के हो सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। तब वे खेत पर कैसे काम कर सकते हैं? क्या ब्राह्मण लोग खेतों पे काम करने नहीं जा सकते क्या? हाँ, कर सकते हैं। ये परिवार शायद भेड़ चराता होगा। हाँ, हो सकता है। यहाँ रहने वाले जरूर कामकाज करते मजदूर हो सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। इस घर में बड़े लोग भी रहते होंगे। कौन? बूढ़े लोग? बूढ़े लोग? बूढ़े लोग? शायद ये हसिया 50 साल पुराना है। तुम कैसे कह सकते हो कि ये 50 साल पुराना है? क्या मैं तुम्हें दिखाऊं? तुम समझती क्यों नहीं मेरी बात? घर से एक हसिया ले आओ। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? जैसी इसे खरीदना, घास काटना शुरू कर देना, ये बिल्कुल पुराना सा लगने लगेगा। तुम्हें क्या लगता है हंसिया का लोहा कितना पुराना होगा? तुम आज एक नई हंसिया खरीदो। अगर हम उस मेज पे रखे बाजरे और चने को देखें, अगर ये 2-3 साल पुराने भी होते तो अब तक सड़ चुके होते या इनमें कीड़े लग चुके होते। बारिश के अगले ही दिन इसे देखकर तुम कहोगे, अरे ये तो 100 साल पुराना है। अभी तक आप लोग जो बोल रहे थे उसके अलावा आपके पास कहने को और कुछ है? ठीक है, बताओ। उन वस्तुओं को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये घर टूटा हुआ होगा। बाजरे और चने ये खराब नहीं हुए। ये जरूर पिछले साल की पैदावार होगी। 2-3 साल पुराने भी होते तो अब तक सड़ चुके होते या इनमें कीड़े लग चुके होते। तुम्हें कैसे पता कि अनाज सड़ा हुआ है या नहीं? ये अनाज पिछले साल का ही लग रहा है। यहाँ तक कि ज्वार सिर्फ 1 साल पुराना है। वहाँ एक बुनकर भी रहता होगा क्योंकि वहाँ ऊन मिला था। हंसिया मिला, शायद कोई किसान रहा होगा। शहर में काम करने वाले भी कुछ लोग वहाँ रहते होंगे। नहीं, इन लोगों ने जो बोला उससे आप लोग सहमत हैं? हम सहमत नहीं हैं। इसका मतलब आप लोग सहमत नहीं हैं। किस चीज़ से आप सहमत नहीं हैं? उसने कहा कि वहाँ उनमें से कुछ लोग बाहर काम करने जाते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी शहर काम करने नहीं जाता था। यदि उनमें से कोई डॉक्टर होता तो सुई मिलती और कुछ दवाइयाँ भी तो मिलती, लेकिन ऐसा नहीं था।
अगर बस कंडक्टर होता तो बस टिकट क्यों नहीं मिला? बस टिकट इसका सबूत हो सकते हैं, तो बस टिकट भी मिलनी चाहिए। यात्रियों को टिकट देने के लिए तो सरकार तनख्वाह देती है, वो अपने साथ घर पर टिकट थोड़ी नहीं लेकर जाता है। अगर मैकेनिक रहा होता तो गाड़ी का टूटा टुकड़ा जोड़ने के लिए फिनोलेक्स चाहिए होता, मतलब फिनोलेक्स के डिब्बे मिलने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं मिला। सारी चीजें सिर्फ किसानों के पास ही मिल सकती हैं। गड़बड़ लग रही थी, कुछ गड़बड़ जरूर थी। दोनों टीम को जो सामान वहाँ मिले उसको देखकर उस घर वाले क्या काम करते रहे होंगे, कौन कौन रहे होंगे, इन सब चीज़ों का आपने अच्छा अनुमान लगाया, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही रहे होंगे। आप लोगों को अभ्यास कराने के लिए जानबूझकर कुछ चीज़ें हमने रखी थीं। इसे काल्पनिक तौर पर बनाया गया है। ये सारी चीज़ें हम ही ने रखी थीं। आपको कुछ समझ में आए इसीलिए अलग अलग चीज़ें रखी गई थीं। एक जगह सुतली रखी थी और ऊन भी रखा था। सुतली देखकर कोई दूसरा अंदाज़ा लगा रहा था, ऊन देखकर कोई दूसरा अंदाज़ा लगा रहा था। ऐसे ही इतिहास अभ्यास करने वाले अलग अलग चीज़ें देखकर राधा अलग अलग चीज़ें देखकर अनुमान लगाते हैं और इतिहास बनाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा किस प्रकार से बच्चे कुछ पुरानी चीजें जो उनको मिली हुई थी उसके आधार पे वो अपना अनुमान लगा रहे थे। ठीक इसी प्रकार से हमारे इतिहासकार भी उन वस्तुओं के बारे में कार्बन डेटिंग के द्वारा या पुराने साक्ष्यों के आधार पे अनुमान लगाते हैं कि वो कब के हैं और किसके द्वारा वो प्रयोग में लाए जाते हैं। इसी आधार पे देखिए, हमने एक आपके लिए भी यहाँ पे कुछ सिक्कों का, कुछ पुरानी वस्तुओं का संग्रह आपके सामने रखा है। इसके आधार पे भी आप आसानी से इसके बारे में समझ सकते हैं और दूसरों को बता भी सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब हम लोग एक छोटी सी प्रश्नावली जो चौथी खिड़की में है, हमारे समूह आएंगे और बारी बारी से उन प्रश्नावलियों के जवाब देंगे। तो हम लोग चौथी खिड़की खोलते हैं और उसका जवाब देते हैं। इस प्रकार से बच्चों, अब आपको आसानी से सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास की पूरी जानकारी, साथ ही साथ इतिहास जानने के स्रोत के बारे में आप समझ गए होंगे। तो अब आप लोग इस पुस्तक से पहले पाठ का अध्ययन एक बार पुनः आप अपने घर पे जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको और भी जो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी निश्चित ही समझ में आ जाएंगी। लेकिन ये बोलना नहीं सही।